हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी से महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, जो आप लोग के शुरू में 20 मार्क का एमसीक्यू आएगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डायरेक्टली इस वीडियो से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। मैंने देखो एक एक ये छांट छांट कर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बाकी कहूंगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे डालूं उसकी जानकारी आपको हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाई स्क्रीन पे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। यह है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। पहला ही काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ऑप्शन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चार्ट है, ये ऑप्शन है, आपको बताना है। तो देखो जो संस्कृति के 4 अध्याय है इसके लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में जो ग होगा उस पर आप मतलब गोला रंगोगे। क्लियर। चलो तो फर्स्ट संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ओके, उसने कहा था हमें पूछ रहा है कि यह किस विधा की रचना है। उपन्यास विधा की, यात्रावृत्त या फिर कहानी या आलोचना। ये तीन सॉरी 4 आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो जो उसने कहा था यह कहानी विधा पर, जी हाँ मेरे दोस्तों, कहानी विधा पे आधारित रचना है। काफी फेमस रचना है। किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ठीक है। ये मतलब ये चूंकि मैं ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 के बच्चों के लिए, लेकिन ये जो उसने कहा था इसी नाम से बिहार बोर्ड में क्लास 12th में शायद चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो चलो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल यहाँ याद रखना है कि उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3rd नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। ओके, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है हमें बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर या फिर जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। तो देखो त्यागपत्र के जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार, आप याद रखना, ठीक है। चलो अगला हम लोग तीसरे के बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। भाई चौथा प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे उसको भी आप देख सकते हो कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। भाई मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुनाहों का देवता कई बार आप लोग के बोर्ड में पूछ भी चुका है, ठीक है। धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, इलास चंद्र जोशी और अज्ञे, ये आपका चार्ट है, ऑप्शन है। तो जो चौथा प्रश्न है इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। क्लियर है। चलो भाई साहब अगला प्रश्न, 4th के बाद 5th नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ओके, यहाँ 4 ठे हमें कथन दिया है और इनमें से कोई एक कथन सही है, उसे हमें पहचान कर लिखना है। चलो भाई हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पे कथन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। गलत है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा याद रखना ये एक प्रसिद्ध एकांकीकार है, ठीक है, एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, न कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी गलत हो जाएगा भाई। क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा नहीं बल्कि आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की। ये भी याद रखना, कभी कभी आपसे सीधे एग्जाम में पूछ देता है कि क्या भूलू के याद करूं किस विधा की रचना है, या क्या भूलू के याद करूं किसकी रचना है, ठीक है। तो क्या भूलू की याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है और किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक। गो वाला ऑप्शन है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोदान के लेखक प्रेमचंद जी है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक। बाकी ये डी वाला ऑप्शन गलत क्यों है? तो मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, इसलिए ये गलत है। श्याम सुंदर दास नहीं बल्कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया 5वां प्रश्न। और इसका जो चारों को चारों ऑप्शन था उसको भी हमने पूरी तरह से मतलब एक्सप्लेन कर दिया।
पढ़ने का यही तरीका होता है कि सारे आप ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते जाओ, वो अच्छा होता है, ठीक है, उससे आप ज्यादा सीखते हो चीजें। चलो 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। ओके, प्रिय प्रवास, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। प्रिय प्रवास के रचनाकार, ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया भी था। चलो, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रश्न संख्या 6 है। तो इसका सही ऑप्शन ये ग वाला हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका साथ में कहीं कहीं नाम हरिऔध भी लिखा रहता है, ठीक। तो इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रचना है। अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न क्या है भाई? यह प्रश्न है कि क्षयवादी युग के कवि हैं। ओके, हमें क्षयवादी युग के कवि का नाम बताना है इन दिए गए ऑप्शन में से। तो नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत, भाई यहीं पे आ गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये मतलब सब ना क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपको सीधे सीधे डायरेक्टली याद भी होगा। चलो अगला 7वें के बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। 8वां प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। 8वां प्रश्न है, आप देख सकते हो कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यहाँ देखो, हमें नहीं है बताना है, ठीक। युगांत, शांदगीत, निहार, दीपशिखा। तो देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि युगांत के जो लेखक है वो सुमित्रानंदन पंत है। क्लियर है। बाकी ये शांत गीत हो गया, निहार हो गया, दीपशिखा, फिर या यामा हो गया, या रश्मि हो गया, इसके लेखक कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। लेकिन युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसलिए यहाँ हमें छांटना था कि नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ओएमआर शीट में तो 8वें का आप ए पे बरंग होंगे, क्योंकि हमें नहीं है बता रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है कि नहीं है हमें बताना है, तो ये नहीं है। क्लियर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 8वें के बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि बिहारी किस युग के कवि है। ओके, हमें बताना है कि बिहारी किस युग के कवि है। आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। तो देखो, बिहारी या मतीराम, भूषण, ठीक है, ये सब के सब रीति काल के कवि हैं। क्लियर है। तो आपको याद रखना, रीतिकाल, बिहारी हो गए, मतीराम हो गए, भूषण हो गए, ये सारे के सारे रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 9 के बाद 10 नंबर, और ये आपका हिंदी गद्य और पद्य से लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम लोग हिंदी व्याकरण में अब चलेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये बिल्कुल यूपी बोर्ड का जो क्लास 10th का जो मतलब न्यू पैटर्न है, जी हमें दोस्त, बोर्ड परीक्षा 2024 का, उसके आधार पे पूरा पूरा 20 एमसीक्यू ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह इसी पैटर्न के हिसाब से आपका एमसीक्यू आएगा एग्जाम में। क्लियर। चलो, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। ओके, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध मैंने बताया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, और नागार्जुन। तो देखो, सही ऑप्शन जो प्रश्न संख्या 10 है, इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। साकेत नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न, इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब यहां से आपके एक तरह से व्याकरण से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होंगे। ऊपर जो अभी हमने 10 प्रश्न देखा, ये हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित प्रमुख लेखक, उनकी रचनाओं और विधाओं से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो एक तरह से आपके व्याकरण संबंधित होंगे। चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे पहला इसमें ये देखो, रस से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है। तो पहला यानी ये एक तरह से 11वां प्रश्न है। चलो, प्रश्न क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। भाई हमें बताना है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। रति है, हास्य है, निर्वेद है, या विस्मय है। तो भाई हास्य रस, तो हास्य रस का एक तरह से हंसी, तो हास्य इसका स्थायी भाव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला, ये 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। 2023 में हिंदी के 3 पेपर सेट में पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखना, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। और एक करुण रस आता है, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? करुणा, एक तरह से दुख होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे हम लोग 11वें के बाद 12वां प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि रोला छंद में चरण होते हैं। ओके, हमें बताना है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, ये हमें बताना है। 2, 4, 8
या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो रोला छंद होता है उसमें ये 8 चरण होते हैं। जो रोला छंद होता है 8 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। तो ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं सोठा में बोल दे तो सोठा में आपके 4 चरण होते हैं, सिंपल। ठीक, चलो भाई साहब आगे हम लोग देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हो कि चरण कमल बंदौ हरिराई में अलंकार है। ओके, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदौ हरिराय में। ठीक है, ये प्रश्न संख्या आपका कौथा है? तो ये प्रश्न संख्या आपका 13 है। तो इसमें आपका उपमा है, उरूपक है, उत्प्रेक्षा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो चरण कमल बंदौ हरिराय में आपका रूपक अलंकार है। आपके एग्जाम में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा यही 3 अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो इन तीनों अलंकारों को आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये आपके बुक में भी ये मतलब दिया हुआ है। फर्स्ट ही चैप्टर है आपका सूरदास जी का, उसी में ये लाइन दी गई है कि चरण कमल बंदौ हरिराय। ठीक है, जाकी कृपा पंगु आपने पढ़ा होगा ये। इसी संदर्भ व्याख्या संबंधित प्रश्न भी इससे आता है। तो यहाँ देखो ये रूपक अलंकार इसमें इसलिए है क्योंकि आप पढ़ना रूपक अलंकार के बारे में। यहाँ चरण और कमल के बीच मतलब एक तरह से चरण को कमल के समान न बताकर उसमें अभिन्नता प्रकट की गई एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ रूपक अलंकार के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तो आसानी से पहचान जाओगे। यहाँ पर रूपक अलंकार है, डायरेक्टली आप लोग याद रखना। चलो अगला 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो यहाँ पे देखो आपसे पिछले साल क्या था कि यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय, किसी पेपर सेट में उपसर्ग पूछा होगा, किसी में प्रत्यय। लेकिन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो प्रत्यय है उसे हटा दिया गया है। केवल यहाँ उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आएगा, प्रत्यय से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो उपसर्ग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो देखो यहाँ उपदेश में उप लगा है आगे। ठीक है, तो यहाँ उप आपका उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर, जैसे उपदेश है तो देखो यहाँ उपदेश से पहले कौन सा उपसर्ग लगा है? उप। ठीक है, तो यहाँ उप आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग 15 नंबर देख सकते हो कि नवरत्न में समास है। ओके, हमें देखो नवरत्न में समास बताना है। 2 चीजें देखो यहाँ पे क्या है आपका नवरत्न, और एक मैं लिखता हूं यहाँ पे माता पिता। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर इस हाइफन से आप पहचानते हो कि जिसके बीच में ये हाइफन टाइप का आ जाता है और उससे आप मतलब छांटते हो कि कौन सा समास है, तो फिर यहाँ आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये माता पिता में आपका क्या कौन सा समास है? इसमें आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास है। आप कहोगे इसमें भी हाइफन है तो इसमें भी द्वंद्व समास होगा, तो आप यहीं पे मतलब गड़बड़ हो जाओगे। नवरत्न इसका पहले समास विग्रह करो। नवरत्न मीन्स 9 रत्नों का समूह, यानी यह संख्या बोधक है। और माता पिता इसका आप करोगे समास विग्रह तो माता और पिता, देखो बीच में ये और आ जाए माता और पिता, जिसका समास विग्रह करोगे और बीच में और अथवा या आ जाए तो वहां पे वो आपका क्या होगा? वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जहां ये बीच में हाइफन भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, अगर वो संख्या बोधक हो जाए। ठीक है, जैसे 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह, तो अब यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं द्वंद्व समास और द्विगु समास में आपका अंतर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे द्विगु समासों का यह संख्या बोधक होता है। ठीक है, और यह द्वंद्व समास तो नॉर्मल, जैसे माता पिता हो गया। अब इसका समास विग्रह करोगे तो माता और पिता, यानी बीच में और आएगा या फिर अथवा या आएगा। क्लियर, तो द्वंद्व समास में मतलब अधिकांशतः आपके जो शब्द होंगे द्वंद्व समास के ना, उसमें बीच में हाइफन देखने को मिलेगा, जैसे माता पिता हो गया या इसी तरह अन्य शब्द हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइफन रहेगा वो आपका द्वंद्व समास ही होगा। जैसे अभी देखा हमने 9 रत्न, उसमें भी हाइफन था, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? 9 रत्नों को समूह यानी संख्या बोधक होए तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, यहाँ नहीं है हमें बताना है। पवन, पावक, ज्वाला, हुताशन। देखो इसका सही ऑप्शन तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। काफी लोग इस पे आएंगे क्योंकि हुताशन सबको नहीं पता होता है। हुताशन ही मतलब हुताशन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। पावक तो होता है, ज्वाला होता है, ये पवन नहीं होता है। पवन क्या होता है? ये वायु मतलब हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका हमें निम्न से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमें ये मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। तो प्रश्न संख्या 16 का आपका मतलब ए वाला, यानी वही क वाले पे आप लोग ओएमआर शीट में भरोगे। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या है
कि तद पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा 2024 से जो आपका शब्द रूप है, ठीक है, शब्द रूप और उसके अलावा पहला शब्द रूप में बता दूं, दूसरा आपका धातु रूप, जैसे पठ धातु, लिख धातु, तो धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप और एक आपका संधि, ये 3 टॉपिक हट गया है, ठीक है, 3 टॉपिक ये हट गया है और इसके जगह पे देखो ये 3 नए प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या जो 19 है और प्रश्न संख्या जो 20 है, इन तीनों प्रश्न मतलब पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, 18वां प्रश्न आपका संधि हुआ करता था, 19वां आपका शब्द रूप या धातु रूप हुआ करता था, और मतलब दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे जो बचा एक, यानी यहाँ पे मान लो धातु रूप तो यहाँ पे शब्द रूप, ये 3 प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन ये तीनों हट गए हैं और इन तीनों के जगह पे ये 3 नए टॉपिक जुड़ गए हैं। एक आपका मतलब यहाँ पे देखो विकारी और अविकारी शब्द, ये वाच्य परिवर्तन और वाच्य, और यहाँ पे ये रचना के आधार पर, यानी यहाँ पे वाक्य स्वरूप, वाक्य का स्वरूप, ये एक तरह से ये 3 टॉपिक नए जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो देखो ये 3 नए टॉपिक से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस चीज को याद रखना। लेकिन यहाँ पे जो ये मतलब सर्वनाम शब्द, आप कहो कि यहाँ पे हमें विभक्ति और यहाँ पे देखो षष्ठी विभक्ति एक वचन ये पूछ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो देखो ये शब्द रूप, धातु रूप और संधि हटी है, ठीक है। आपका जो सर्वनाम शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द में आपका तद, तद में आपका पुल्लिंग भी आ जाएगा और स्त्रीलिंग भी आ जाएगा। तद मीन्स होता है वह, ठीक है, तो वह भाई वह स्त्रीलिंग भी होता है वह शब्द, और पुल्लिंग भी होता है। तो तद का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों से संबंधित यहाँ सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछेगा। उसके अलावा युष्मद, ये 3 मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपका मतलब यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको याद रखना। तो यहाँ आपका प्रश्न क्या है कि तद यानी सर्वनाम शब्द रूप नहीं हटा है आपका, ठीक है, धातु रूप हटा है और शब्द रूप हटा है, लेकिन सर्वनाम शब्द रूप नहीं हटा है। चलो यहाँ पे तद, तद हम लोग का, ठीक है, बताना है कि तद, और पोस्ट में लिख दिया कि पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग वाले का शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ओके, षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तस्मयी होगा, तान होगा, ते होगा या तस्य होगा। तो देखो सही ऑप्शन ये घ वाला हो जाएगा, तस्य होगा, तस्य तयो तान, ठीक है, ये आपका घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप तस्य होता है, ठीक, आप लोग याद कर लेना, ये आना ही आना है 1 नंबर में आप लोग के एग्जाम में। अगला अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या 18 जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है उसके आधार पे यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, वाक्य के स्वरूप से। प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। ओके, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखो रचना के आधार पे पूछ रहा है, देखो 2 होते हैं, एक तो मतलब आपका रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका मतलब एक सरल हो गया, एक संयुक्त हो गया और एक मिश्र हो गया, ये 3 होते हैं। तो रचना के आधार पे हमें वाक्य का प्रकार बताएं, तो इन तीनों में से ये कोई नहीं है भाई यहाँ पे, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 आपके होते हैं, एक रचना के आधार पे, तो ये रचना के आधार पे नहीं है। उसके अलावा एक और आपका होता है, अभी देखो मेरा दिमाग से निकल गया भाई, रचना के आधार पे एक हो गया और एक आपका होता है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, ये 3 अर्थ के आधार पे हो गए। उसके अलावा और 5 होते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 होते हैं। और रचना के आधार पे केवल ये 3 संयुक्त और आपका संयुक्त, उसके अलावा सरल और मिश्रित, यानी जिसको आप मिश्र भी बोल सकते हो। तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 प्रकार, ठीक है, और अर्थ के आधार पे 8। तो यहाँ पे रचना के आधार पे वाक्य का प्रकार इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और निषेधवाचक, तो ये तो तीनों नहीं है भाई रचना के आधार पर, ये तो अर्थ के आधार पे है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो ये प्रश्न संख्या आपका 18 हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं भाई। 19 क्या है? 19 प्रश्न है कि वाच्य के भेद हैं। ओके, वाच्य का यानी यहाँ वाच्य और वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न होगा। तो यहाँ में वाच्य के भेद है, हमें सीधे सीधे इनके भेद के बारे में, प्रकारों के बारे में पूछ दिया। 1, 2, 3, तो भाई सही ऑप्शन हो जाएगा 3, इनमें से कोई नहीं 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाच्य के भाई 3 भेद होते हैं। कर्म चलो वाच्य के ये 3 भेद हो गए,
सीधे आप डायरेक्ट याद रखना। बाकी अभी इसको हमने डिटेल्ड में नहीं पढ़ा है, ठीक है। हालांकि मैंने ये वाक्य का स्वरूप जो टॉपिक है पूरा का पूरा डिटेल में लगभग 50 मिनट की एक वीडियो है पढ़ा दिया है। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हिंदी के प्लेलिस्ट में देख लेना वो वीडियो, ठीक है। और वाच्य के ये भेद से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको भी मैं आपका पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला हम लोग ये विकारी और अविकारी होगा, इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इसको भी अभी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसको भी अभी मैं चलो इसका मतलब इसका नोट्स तैयार कर कर आपको पढ़ा दूंगा इसको भी। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि अविकारी पद, ठीक है, या इसको अविकारी शब्द भी बोल सकते हो, को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अव्यय पद से या क्रिया विशेषण पद से या संयुक्त पद से या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, जो अविकारी पद होता है उसको अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में कर लिया 20 एमसीक्यू 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है थे, इनको आप याद कर लेना। और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके एग्जाम में, आपकी स्टडी में वहां पे जो भी रिलेटेड मटेरियल होता है आपको मिलता रहता है, ठीक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मतलब कर लेना ज्वाइन। और उसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन जो है यूपीएमएसपी स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर पे है, उसे भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या उसका लिंक भी इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधे आप लिंक पे क्लिक कर प्ले स्टोर पे चले जाओगे। तो चलो इस वीडियो में मैं इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।